एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह रोज अपने घर के बाहर खाना पकाने के लिए गोबर के उपले बनाया करती थी। एक रोज जब बूढ़ी अम्मा गोबर के उपले बना रही थी, तब उसके हाथ में एक लकड़ी का तिनका चुभ जाता है। अरे नहीं, यह तिनका तो मेरे हाथ में चुभ गया और मुझे बड़ी जोरों का दर्द हो रहा है। अब मैं गोबर के उपले कैसे बनाऊंगी? बूढ़ी अम्मा के हाथ में चुभे हुए तिनके के जगह पर हाथ में छाला उगाया। अरे नहीं, ये हाथ का छाला तो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन जब बूढ़ी अम्मा बैठी थी, तब उसके हाथ का छाला अपने आप फूट गया और हाथ के छाले के अंदर से एक छोटा बौना निकल आया। बूढ़ी अम्मा का कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी अम्मा ने उस बौने लड़के को अपना बेटा मान लिया। तू एक बिट्टे भर का है, इसीलिए आज से मैं तुझे भरबितन कहकर बुलाऊंगी। ठीक है माँ। बूढ़ी अम्मा भरबितन को बहुत मानने लगी और भरबितन भी अपनी माँ को बहुत मानने लगा। दो माँ, ये सारा सामान मेरे सिर पर रख दो, मैं इसे घर लेकर चला जाऊंगा। अरे नहीं, तुम्हारा कद इतना छोटा है, तुम इसे नहीं ले जा सकोगे। अरे माँ, एक बार मेरे सिर पे रख कर तो देखो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो ले लो, ले चलो। एक दिन भरबितन गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वह गांव के दो लोग उसके पास पहुँचे। क्या भरबितन, कैसे हो? और बूढ़ी अम्मा ठीक ठाक है ना? हाँ चाचा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता होती है। वह घर के काम करते करते बहुत थक जाती है। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी बहू आ जाएगी तो वह घर के सारे काम कर लिया करेगी। हाँ, तुम शादी कर लो। एक बहू आ जाएगी तो तुम्हारी अम्मा को घर के कामों से आराम मिल जाएगा। पर मैं शादी करने के लिए लड़की कहाँ से लाऊं? अरे कल राजा की लड़की की शादी है, तुम जाओ और राजा की लड़की से शादी कर लो और उसे बहू बनाकर अपने घर ले आओ। लेकिन हाँ, तुम्हें राजा के पास जाने के लिए तुम्हें भी एक राजकुमार की तरह रथ पर बैठकर जाना होगा। ठीक है चाचा, अब तो मैं राजा की लड़की से ही शादी करूंगा। लेकिन तुम अपने लिए रथ कहाँ से लाओगे? आप चिंता ना करो चाचा, उसका भी उपाय मैंने सोच लिया है। भरबितन ने अपने लिए लकड़ी का एक रथ बना लिया और उसमें घोड़े की जगह दो चूहों को बांध दिया। फिर वह अपना रथ लेकर राजा के महल की ओर चल देता है। चलते चलते भरबितन को रास्ते में चींटियां मिलती है और भरबितन से कहती है, ए भरबितन भाई, ए भरबितन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राजा की लड़की से शादी करने के लिए। अच्छा भरबितन भाई, तो हमें भी बाराती बनाकर अपने साथ ले चलो, हम भी वहाँ पर शादी में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे रथ पर बैठ जाओ। चींटियां रथ में बैठकर भरबितन के बाराती बनकर जाने लगी। चलते चलते रास्ते में फिर भरबितन को बिच्छू मिलता है और भरबितन से बोलता है, ए भरबितन भाई, ए भरबितन भाई,
कहाँ जा रहे हो? मैं राजा की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मुझे भी अपनी बारात में शामिल कर लो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बिच्छू भाई, आप भी मेरे रथ पे बैठ जाओ। हर बीतन के साथ बिच्छू और चींटियां बाराती बनकर जाने लगती है। चलते चलते कुछ देर के बाद हर बीतन को सांप मिलते हैं और कहते हैं, हे भरवितन भाई, हे भरवितन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राजा की लड़की से शादी करने। मुझे भी अपनी बारात में शामिल कर लो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तुम भी मेरे रथ पे बैठ जाओ। सभी भर बीतन के रथ में बैठकर जाने लगते हैं। ऐसे ही चलते चलते कुछ देर के बाद हर बीतन को एक पक्षी मिलता है और बोलता है, ये बरबितन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राजा की लड़की से शादी करने के लिए। मुझे भी अपने साथ अपनी शादी में ले चलो, मैं भी आपकी शादी में चलूंगी। ठीक है, तुम भी मेरे रथ पे बैठकर मेरे साथ चलो। ऐसे भर बीतन अपना रथ लेकर बारातियों के साथ राजा की लड़की से शादी करने चल पड़ता है। भर बीतन जब राजा के पास पहुंचता है तो राजा ने पूछा, क्या बात है भरवितन, तुम बिच्छू, चिड़िया और सांप और चींटियों को लेकर बाराती बनकर कहाँ घूम रहे हो? मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर राजा भर बीतन पर गुस्सा हो जाते हैं। मैं इतने छोटे से लड़के से अपनी लड़की की शादी कभी नहीं करूँगा। मैं तो आपकी लड़की से शादी जरूर करूँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? सिपाहियों, इस बोने को पकड़कर हाथीशाला में डाल दो। सुबह तक यह हाथियों के पैरों से कुचलकर पापड़ बन जाएगा। राजा ने भर बीतन को गुस्से में आकर हाथीशाला में डलवा दिया। जब रात हुई तो भर बीतन हाथियों के पैरों से बचने लगा। बचते बचाते उसे चींटियों का ध्यान आया। अब तो मुझे इन हाथियों से चींटियां ही बचा सकती है। चींटी बहन जल्दी आओ, मुझे इन हाथियों से बचाओ।
यह सुनते ही सारी चींटियां हाथीशाला में पहुंच गई और हाथियों के सूंड में घुसकर सभी हाथियों को मार डाला। जाओ सिपाहियों, भरभीतन को देखो क्या हाल हुआ है उसका। अब तक तो उसको हाथियों ने पापड़ बना दिया होगा। सिपाही जब हाथीशाला में पहुंचे तो उन्होंने देखा भरभीतन आराम से एक कोने में बैठा है और सारी हाथियां उसके आसपास मरी पड़ी है। ये तो अजीब बात हो गई। इसने तो सारी हाथियों को मार डाला। चलो इसे राजा के पास ले चलते हैं। क्या इस छोटे से भरभीतन ने सारी हाथियों को मार डाला? अब इसको ले जाओ और शेरों के पिंजरे में डाल दो। सिपाही ने भरभीतन को शेरों के पिंजरे में डाल दिया। तब भरभीतन ने सांप को पुकारा। सांप भाई, अब तुम्हारी बारी। जब सुबह हुई तो राजा ने सिपाहियों को बुलाया। जाओ सिपाहियों, जाकर देखो शेरों ने भरभीतन का क्या हाल किया है। अब तक तो शेरों ने भरभीतन को निगल कर पचा भी लिया होगा। जब सिपाही शेरों के पिंजरे के पास पहुंचे तो सभी शेरों को मरा पाया और भरभीतन को एक कोने में जिंदा बैठा देखा, क्योंकि शेरों को सांपों ने डस लिया था। फिर सिपाही भरभीतन को राजा के पास ले गए। देखिए राजा साहब, इसने तो सारे शेरों को भी मार डाला है। ये कैसे हो गया? इतना पिद्दू सा भरभीतन इतने खूंखार शेरों को कैसे मार सकता है? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, इसे पकड़कर ले जाओ और अपने आंखों के सामने जल्लाद से मरवा दो। जाओ। सिपाही भरभीतन को जल्लाद के पास ले जाते हैं। जल्लाद जैसे ही भरभीतन को मारने की कोशिश करता है, भरभीतन ने अपनी सहायता के लिए बिच्छू बुलाया। बिच्छू भाई, अब तुम्हारी बारी। बिच्छू भरभीतन की आवाज सुनते ही जल्लाद और सिपाहियों को अपने डंक का मजा चखा देता है। अरे मेरी तो जान निकल गई। मुझे तो बिच्छू ने काट खाया। आई उई माँ। सभी सिपाही लंगड़ाते लंगड़ाते राजा के पास पहुंचे। अरे राजा साहब, हमें इस भरभीतन से बचा लीजिए।
यह कोई आम आदमी नहीं है, इसके पास तो सांप बिच्छुओं की पूरी बारात है। राजा को भागकर आए सिपाहियों पर बहुत गुस्सा आया। कैसे सिपाही हो तुम लोग? इतने बित्ते भर के आदमी से डर गए? जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। राजा ने दूसरे सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ सिपाहियों, और भरभित्तन को जहां मिले वहां से पकड़कर उसे ऊंची खाई में फेंक दो, नहीं गहरी खाई में फेंक दो। सिपाही भरभित्तन को ढूंढते हुए महल के बाहर पहुंचे तो देखा भरभित्तन आराम से अपने रथ के पास खड़ा है। ये रहा भरभित्तन, चलो इसे पकड़कर खाई में फेंक देते हैं। सिपाही भरभित्तन को पकड़कर खाई में फेंकने के लिए ले जाते हैं। सिपाही भरभित्तन को खाई में फेंक देते हैं। भरभित्तन गिरते हुए चिड़िया को आवाज लगाता है, चिड़िया बहन, अब तुम्हारी बारी, आकर मेरी सहायता करो। चिड़िया ने जैसे ही भरभित्तन की आवाज सुनी, वह तुरंत उड़कर भरभित्तन के पास पहुंच गई और उसे अपने पीठ पर बिठा लिया। इधर राजा ने सोचा कि भरभित्तन खाई से गिरकर मर गया और अपनी लड़की की शादी दूसरे राजकुमार से करने लगता है। भरभित्तन को चिड़िया सिंदूर के पौधे के पास ले जाती है। भरभित्तन सिंदूर को अपने मुट्ठी में ले लेता है और चिड़िया के साथ महल की ओर उड़ जाता है। शादी के मंडप में जैसे ही दूसरा राजकुमार राजकुमारी के मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, उससे पहले भरभित्तन मंडप पर चढ़कर राजकुमारी के मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह राजकुमारी की शादी भरभित्तन से हो जाती है। पिताजी, अब तो मेरी शादी भरभित्तन से हो गई, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। राजा अपनी लड़की की बात मानकर भरभित्तन के साथ राजकुमारी को विदा कर देता है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब भरभित्तन शादी करके अपने घर गया तो कुछ दिनों बाद राजकुमारी को लगा जैसे रोज 3 बजे भोर में भरभित्तन उसके पास से उठकर कहीं चला जाता है। ये रोज भोर में कहाँ चले जाते हैं, इसका पता मुझे लगाना होगा। दूसरे दिन जब भोर में भरभित्तन उठ के जाने लगा तो उसकी पत्नी भी जग गई और चुप चुप के उसे देखने लगी। उसने देखा कि भरभित्तन अपनी कमीज को उतारकर खूंटी पर टांग दिया और उसका कद लंबा हो गया। उसके बाद वह गंगा जी नहाने चला गया। यह अजीब बात बहू ने अपनी सास को बताया। माँ जी, वह अपनी कमीज उतार कर खूंटी पर टांग देते हैं, जिससे वह लंबे हो जाते हैं और गंगा जी नहाने चले जाते हैं। ठीक है, आज वह अपनी कमीज को खूंटी पे टांग के चला जाएगा, तो तुम उसको जला देना। ठीक है माँ जी।
फिर एक दिन भोर में जब हरबीतन अपना कमीज खूंटी पर टांग कर चला गया तो उसकी पत्नी ने उसके कमीज को जला दिया। अब जब हरबीतन गंगा जी से नहाकर वापस आया तो वह अपने कमीज को बेचैनी से ढूंढने लगा। मैं जानती हूँ आप क्या ढूंढ रहे हो। मैंने आपके कमीज को जला दिया है, अब आप इसी तरह रहिए। इस तरह हरबीतन अपनी पत्नी की बात मान जाता है और खुशी से अपनी माँ और पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा।